हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। तो आज की क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं यूपीपीसीएल 2021 के लिए असिस्टेंट अकाउंटेंट के प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस को। और आज बात करेंगे अरिथमेटिक सेक्शन की। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंसेप्ट भी और क्वेश्चंस भी। तो आज की क्लास में टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे प्रीवियस पेपर के, जो असिस्टेंट अकाउंटेंट के पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो एआरओ और कैंप असिस्टेंट में तो अरिथमेटिक नहीं आती है, बट असिस्टेंट अकाउंटेंट में आती है। तो आप ध्यान से ये क्लास देखना, और अगर कहीं पे कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो देखो यहाँ पे, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 more than 3 times the sum of the digits. The number formed by reversing the digits is 3 more than 7 times the sum of the digits. तो फाइंड करना है डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, मैं एक बार हिंदी में पढ़ लेती हूँ। 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग के 3 गुना से 4 अधिक है। अंकों को उलटने से बनी संख्या अंकों के योग के 7 गुना से 3 अधिक है। तो अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले आपको यहाँ बोला है कि 2 डिजिट नंबर है हमारे पास। तो मान लेते हैं कि ए बी हमारे पास एक 2 डिजिट का नंबर है। अब यहाँ बोला है, देखो, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 more than 3 times the sum of the digits। अगर देखो मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं लेती हूँ एक नंबर 27, एग्जाम्पल के लिए है। तो 27 में कैसे लिखती हूँ, 2 into 10 प्लस में 7, दैट इज 27। क्योंकि यहाँ पे जो 7 है ये है 1s प्लेस पे, और जो 2 है ये है 10s प्लेस पे, इसीलिए मैंने 7 को मल्टीप्लाई किया है 1 से। ठीक है, और यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया 10 से। तो 2 into 10 प्लस 7 into 1 इज 27। इस तरीके से हम कोई भी 2 डिजिट के नंबर को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे इस नंबर को लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी, यहाँ पर 10a प्लस b, इस तरीके से मैं इसे रिप्रेजेंट करूँगी। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा है, ये किसके इक्वल है, ये है दिस इज इक्वल टू 3 times द सम ऑफ द डिजिट। मतलब जो डिजिट्स हैं उनका जो सम है उसके 3 गुना में आपको 4 जोड़ना है। यहाँ पे समझो दोबारा से, अ 2 डिजिट नंबर मतलब ये दिस इज 4 more than, तो 4 ज़्यादा है 3 times ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स। तो अगर मैं डिजिट्स का सम कर दूं और उनका 3 गुना कर दूं और उसमें 4 जोड़ दूं तो वो उस नंबर के इक्वल आ जाएगा। तो ये मेरी बन गई पहली इक्वेशन। अब बढ़ते हैं आगे और देखो यहाँ पर क्या है, द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब हमने क्या किया है, इस 2 डिजिट को आपस में रिवर्स कर दिया, मतलब अब हमने इसको BA बना दिया है। तो BA को मैं ऐसे लिखूंगी अब 10b प्लस a इक्वल टू, ये क्या है देखो, इज 3 more than 7 times ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स। तो 7 टाइम्स करेंगे सम ऑफ डिजिट्स का, तो a प्लस b जो डिजिट्स है उनका सम करेंगे, उसका 7 गुना, और उसमें भी 3 ज़्यादा करने पे ये इस नंबर के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे बन गई 2 इक्वेशन, इनको सॉल्व करेंगे और फाइनली हम निकाल लेंगे a माइनस b, क्योंकि हमें क्या बोला है, हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स। तो हम a माइनस बी यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सिंपली सॉल्व करना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए कोई शॉर्टकट नहीं, आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फास्टली आपको कैलकुलेट करना है। 10a प्लस b में यहाँ पर पहली इक्वेशन को सॉल्व कर रही हूँ, इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस में 4। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा। तो करते हैं इसे फास्टली सॉल्व। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, 10a माइनस 3a दैट इज 7a प्लस b माइनस का 3b दैट इज माइनस का 2b, और इक्वल टू में 4 यहीं रहने दो। तो ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व तरीके से। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ पे है 10b प्लस a इक्वल टू 7a प्लस 7b प्लस का 3। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, ये हो जाएगा मेरा माइनस का 6a, इसके बाद यहाँ पर प्लस का 3b हो जाएगा, और इक्वल्स टू में यहाँ पर 3 रह जाएगा। यहाँ पे ये सेकंड को सॉल्व कर लिया।
अब इसके बाद मुझे इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखो यहाँ पर सेम बनाने के लिए मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, इस इक्वेशन को 3 से कर लेते हैं और इस इक्वेशन को कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे यहाँ पर किसी एक वेरिएबल को सेम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर b को सेम कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 7 × 3 21a माइनस में 6b इक्वल टू में ये हो गया मेरा 12, ठीक है। और इसके बाद ये वाला बन गया हमारा माइनस का 12a प्लस का 6b इक्वल टू में आ गया 6। अब करेंगे इसको सॉल्व, प्लस माइनस कट गया आपस में और ये बन गया 21 माइनस 12 मतलब 9a इक्वल टू ये हो गया 18, ठीक है। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू 2 आ गई। तो अगर a की वैल्यू 2 है तो मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में रखकर b की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो यहाँ से अगर निकालूंगी तो क्या आ जाएगा, 7, a की वैल्यू हो गई 2 माइनस का 2b इक्वल टू है 4। तो यहाँ पे आ गया 7 × 2 = 14 माइनस 2b इक्वल टू 4। तो ये हो गया हमारा 14 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 2b, मतलब b की वैल्यू यहाँ से आ गई 5। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर वैल्यू निकाल ली 5। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ पर हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना था। अब क्योंकि यहाँ पर b बड़ा है तो हम यहाँ पर b माइनस a करेंगे। हमें यहाँ पर ये नहीं पता था कि इनमें से कौन सी डिजिट्स बड़ी है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया था a माइनस b, मतलब a और b के बीच में डिफरेंस हमें निकालना है। तो यहाँ पर 5 बड़ा है मतलब 5 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा कितना, 3। मतलब जो डिजिट्स थी उस नंबर की, उसका आपस में डिफरेंस करने पर हमको 3 आंसर मिल गया। तो यहाँ पर 3 है इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा, इससे शॉर्ट मेथड नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको अपनी कैलकुलेशंस फास्ट करनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए 3 होगा। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। देखो यहाँ पर अ पर्सन मेक्स अ लॉस ऑफ 15% बाय सेलिंग अ साइकिल फॉर ₹4,760। तो एक पर्सन ने क्या किया, एक साइकिल को बेचा और उसने 15% का लॉस कमाया जब उसने उस साइकिल को 4,760 रुपये में बेचा। इफ़ ही हैड सोल्ड दिस साइकिल फॉर ₹5,880, अगर वो इस साइकिल को 5,880 में बेचता तो उसे प्रॉफिट होता या फिर लॉस, उसकी परसेंटेज हमें कैलकुलेट करके बतानी है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, 5% लॉस होता उसे, 4% प्रॉफिट होता, 5% प्रॉफिट या फिर 4% लॉस होता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे करना है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में, प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन में, सबसे पहले आप क्या करो, सीपी को हमेशा 100 रुपीज़ मान लो। सीपी को मान लो ₹100, इससे क्वेश्चन करने में काफ़ी आसानी होती है। तो यहाँ पे समझो, अगर हमारी साइकिल मान लो 100 रुपये की साइकिल थी और उस पर मैंने 15% का लॉस यहाँ पर देखा, तो यहाँ पे हमने माना कि साइकिल 100 रुपये की है और 100 रुपये की साइकिल को बेचने में हमें 15% का लॉस यहाँ पर मिला। मतलब उसने उस साइकिल को कितने में बेचा होगा, अगर 100 रुपये पे 15% का लॉस हुआ है मतलब उस साइकिल को 85 रुपीज़ में बेचा गया होगा। और 85 रुपीज़ जो एसपी है, इसी की वैल्यू हमें यहाँ पर 4,760 बताई हुई है। तो हम इस 85 को इक्वल कर लेंगे 4,760 के। अब इसे यहाँ से आप काट के आंसर निकालेंगे तो 85 के टेबल से कट जाएगा। देखो 85 5 जा कितना होता है, 425 होता है यहाँ पे, ठीक है। इसे काटेंगे, इसके बाद आ जाएगा आपका 510, तो वो होता है 85 6 जा। तो यहाँ पर अगर 1 की वैल्यू आई है 56, तो हमने तो बोला था कि हमारी साइकिल कितने की है, 100 रुपये की है। तो अगर 1 की वैल्यू 56 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 5600 होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 56 है तो 100 की वैल्यू होगी 5600। तो मतलब हमारी जो सीपी थी वो एक्चुअल में कितनी थी, 5600। अब अगर हम उसे इस पर्टिकुलर प्राइस पर बेचते तो कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज आता, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, एसपी हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 5,880 में हमने उसे बेचा तो हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। आप खुद देख लो, यहाँ पर सीपी हमारा है
5600 और SP कितना है 5880। तो यहाँ पर प्रॉफिट तो दिख रहा है, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए सिंपली क्या करना होता है, पहले हम यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट, ऊपर आएगा प्रॉफिट और नीचे आएगा कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई कर देंगे उसे 100 से। अगर यहाँ पे हमें लॉस मिलता तो उस केस में हम लॉस परसेंटेज निकालते, तो वो कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन में CP ही रहेगा, इनटू में 100 वहाँ पे भी करना पड़ता। तो यहाँ पे देख लो प्रॉफिट कितना हुआ, तो इस SP में से CP को कर दो माइनस, तो आ जाएगा आपका क्या, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पर, आ गया 0 और 8 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हो गया 2, तो 280 का हो गया प्रॉफिट, अपॉन में हो गया 5600 CP और इनटू में हो गया 100। ठीक है, तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कट गई, इसके बाद ये 28 से कट जाएगा, 28 ये हो गया आपका 10 जा और ये होगा 2 जा। ठीक है, उसके बाद 2 5 जा होता है 10, मतलब यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 5। तो 5% हमें प्रॉफिट हो जाएगा इस केस में। इट मीन्स ऑप्शन नंबर जो है C बिल्कुल ठीक है, 5% का प्रॉफिट हमें इस केस में होगा। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अगर डाउट है इसके अंदर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। देखो यहाँ पर स्प्रेइंग ऑफ यूरिया एट द रेट ऑफ 3.5 kg पर 100 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे यूरिया को स्प्रे करना है पर 100 मीटर स्क्वायर में 3.5 किलो यूरिया स्प्रे होगा एक पर्टिकुलर फील्ड में। द डायमेंशंस ऑफ द फील्ड आर शोन इन द फिगर। तो फील्ड की डायमेंशंस यहाँ पर गिवन है, लेकिन ये काफ़ी ब्लर है, तो मैं इसे एक बार फिर से ड्रॉ करके आपको दिखा दूंगी। ठीक है, एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आपको बताना है कितना यूरिया यहाँ पे लग जाएगा। मतलब बेसिकली क्या है कि इस पर्टिकुलर फील्ड के एरिया को कवर करने के लिए कितना यूरिया हमें लग जाएगा। 665 kg, 518 kg, 66.5 kg या फिर 51.8 kg। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो तो यहाँ पे मैं आपके सामने फिगर दोबारा से बना देती हूँ, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी ब्लरनेस आ गई है, तो समझने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये फिगर है। ये फिगर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डायमेंशंस क्या है, ये जो टोटल है लेंथ ये है इसकी 50 मीटर और यहाँ पर जो ये लेंथ है, ये वाली लेंथ ये है 14 मीटर। इसके अलावा जो ये लेंथ है ये वाली, ये है 30 मीटर और जो ये वाली लेंथ है ये है 38 मीटर, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो यह है किस तरीके से हम इस फील्ड का एरिया कैलकुलेट करने वाले हैं, तभी हम निकाल पाएंगे कितना यूरिया यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो एक मिनट यहाँ पे कलर चेंज करके बताती हूँ आपको। देखो यहाँ पे किस तरीके से आप इस फील्ड का एरिया कैलकुलेट करेंगे, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे समझो, यहाँ बेसिकली क्या है, 2 रेक्टेंगल है। अगर ध्यान से देखें तो एक तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, और एक बन रहा है ये रेक्टेंगल इस टाइप से। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर फिगर का एरिया कैलकुलेट करना है, तो अगर मैं ऐसा करूँ कि इस बड़े वाले रेक्टेंगल में से इस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दूँ, तो मुझे इस पर्टिकुलर फिगर का एरिया मिल जाएगा। तो यही मैं करने वाली हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसे हम करेंगे। देखो यहाँ पर ये 50 मीटर है और ये कितना है 30 मीटर, तो मतलब यहाँ पर ये कितना होगा 10 और 10 ही होगा। 30 + 10 + 10 50 हो गया, ये 38 ये 38, मतलब ये क्या है हमारा रेक्टेंगल है। सिमिलरली यहाँ पर अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा और यहाँ पे अगर ये 14 है तो ये भी 14 होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल लेंगे एरिया। तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो पहले हम निकालेंगे बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया और उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 38 इसकी हो गई लेंथ और 50 हो गई इसकी ब्रेथ। तो यहाँ पर 38 मल्टीप्लाई कर देंगे 50 के साथ और माइनस कर देंगे
इस छोटे वाले रेक्टेंगल के एरिया को। तो यहाँ पर L इंटू बी, तो कितना है ये वाला 38 इंटू 50 माइनस में यहाँ हो जाएगा 14 इंटू में 30, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, इस पर्टिकुलर फिगर का एरिया हम निकाल सकते हैं ऐसे। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1900, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 14, 3 जा कितना होता है 420, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1480, माइनस कर दिया। इतना जो आया हमारा ये क्या है, ये मीटर स्क्वायर में आया है, ठीक है। तो ये हमारा निकला एरिया इस पर्टिकुलर फिगर का, मतलब जो हमारा फील्ड है उसका एरिया ये आ गया। अब देखो फील्ड अगर 1480 मीटर स्क्वायर का है तो हमें कितना यूरिया इसके अंदर लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे समझो, अगर 100 मीटर स्क्वायर के लिए, 100 मीटर स्क्वायर के लिए हमें 3.5 kg यूरिया की रिक्वायरमेंट है, तो 1 के लिए कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर के लिए, यहाँ पे होगा 3.5 अपॉन 100, और यहाँ पे 1480 के लिए कितना होगा 3.5 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में 1480, हमें इतना यूरिया यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे आप इसे काट लीजिए, ये भी हो गया हमारा 0। तो यहाँ पे हम जब 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 148 से तो आंसर आ जाएगा 5180, और अपॉन में क्या है 100 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कट गया 0 से, और ये वाला यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, मतलब 51.8 kg हमें यूरिया यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मेन जो पॉइंट है ये है कि किस तरीके से हम इस फिगर का एरिया कैलकुलेट करेंगे। एक बार निकल गया एरिया, उसके बाद तो आप सिंपली यहाँ पर डिवाइड करके निकाल सकते हो क्या, कितना यूरिया हमें रिक्वायर्ड होगा। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से। तो यहाँ से तो क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में देखा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इफ़ 2 sin थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और यहाँ पे जो थीटा है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा और इक्वल हो सकता है, तो फाइंड द मेजर ऑफ थीटा। तो यहाँ पर थीटा क्या होगा 30 डिग्री, 90, 45 या फिर 60 डिग्री। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। वो क्या, पहले ये समझ लो। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। सिमिलरली जो कोसेक थीटा है वो क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर अगर बात करें कॉस थीटा की, तो वो क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। कॉमा अगर बात करें सेक थीटा की, तो वो क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। अगर बात करें टैन थीटा की, तो वो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इज 1 अपॉन टैन थीटा। इसके अलावा एंगल्स का भी यहाँ पर आपको आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 0 डिग्री, इसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड यहाँ पे 90 डिग्री। और यहाँ बात करते हैं साइन की, कॉस की और टैन की। तो यहाँ पे देखो साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 डिग्री इज √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इज 1। ये आपको याद करना पड़ेगा। साइन तो आपको याद करना पड़ेगा। अब कॉस में क्या होता है, इसको रिवर्स कर दो। तो ये हमने रिवर्स में लिख दिया, तो यहाँ पे ये बन गया कॉस के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, दैट इज 1/√2, और यहाँ पे हो गया 0, ठीक है। अब अगर आपको टैन निकालना है, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो, टैन थीटा क्या होता है। टैन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा।
तो अगर हम इन वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे tan की वैल्यू आ जाएगी। तो 0/1 इज़ 0, 1/2 अपॉन में √3/2 इज इक्वल टू कितना होता है 1/√3, और यहाँ पे 1/√2 अपॉन 1/√2 इज़ 1, √3/2 अपॉन 1/2 इज़ √3, और 1/0 इज़ इन्फिनिटी। तो आपको ये सारी वैल्यूज़ याद करनी पड़ेगी अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन एग्जाम में ईजिली निकालना चाहते हो तो, ठीक है। इसी के बाद आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब बात करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, एक बार कलर को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में बोला है कि 2 sin थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालना है। तो 2 sin थीटा इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकती हूँ, ठीक है। यहाँ बताया था मैंने अभी आपको। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर मैं इसे यहाँ पे लेके मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 हमने यहाँ पर कर दिया। अब आपको ये नोट करना है, देखो यहाँ पर समझो, साइन स्क्वायर थीटा इज 1/2, लेकिन साइन थीटा क्या होगा, तो यहाँ पर स्क्वायर को हटाने के लिए हमें अंडर रूट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/2 का अंडर रूट। तो 1/2 का अंडर रूट इज 1/√2। तो यहाँ पर साइन थीटा हमारा आ गया 1/√2 के इक्वल। और 1/√2 साइन की किस एंगल पे वैल्यू होती है, देखो तो ये होती है साइन 45 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है आपको, साइन थीटा इक्वल टू ये हो गया हमारा साइन 45 डिग्री। इट मीन्स यहाँ पे अगर इसे इक्वेट करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे जो थीटा है ये है 45 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। तो ये प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी ट्रिग्नोमेट्री पर ही बेस्ड है। देखो यहाँ पर क्या है, इफ tan 3x इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू में साइन 60 डिग्री अपॉन में साइन 45 डिग्री इंटू में कॉस 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ हमें x की वैल्यू निकालनी है, मतलब x कितनी डिग्री का होगा। जहाँ पर x क्या है, एक एक्यूट एंगल है। आप जानते हो एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 से छोटे होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस भी 90 से छोटे ही हैं, 60 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री एंड 20 डिग्री। तो बहुत ही आसान सा ये भी क्वेश्चन है। अगर आपको सिर्फ ये वैल्यूज़ याद है, ये टेबल अगर याद है ये वाला, तो आप सिंपली निकाल सकते हैं क्या, इस वाले क्वेश्चन को। तो देखते हैं किस तरीके से कर पाएंगे इसे। तो यहाँ पे देखो tan 3x इक्वल टू 4, यहाँ पे है साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखो इस टेबल के अंदर 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन में क्या होती है 1/2, लेकिन यहाँ पे है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब 1/2 जो है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 4 इंटू जो साइन 30 की वैल्यू है 1/2, इसका हम कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है स्क्वायर है, इंटू में साइन 60 करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे √3/2 को, √3/2 को मल्टीप्लाई किया, इसके बाद डिवाइड में क्या है साइन 45 और कॉस 45। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और 1/√2। 45 डिग्री पे दोनों कितने होते हैं 1/√2, 1/√2 सेम होते हैं। तो यहाँ पर कर देंगे 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2। अब इसे इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसे करते हैं इक्वेट। तो ये हो गया 4 इंटू 1/4 इंटू में √3/2 अपॉन में, अब √2 इंटू √2 कितना होता है 2 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे ये कट गया इससे, तो ये हो गया हमारा √3/2 अपॉन में 1/2 नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा रिवर्स, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू में, जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/1, ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ बचा सिर्फ √3। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है tan 3x
और राइट हैंड साइड पे सिर्फ √3 बचा। तो हमें चेक करना है कि tan की किस वैल्यू के लिए √3 आंसर आता है। ठीक है, तो tan की किस डिग्री के लिए √3 आंसर आता है, 60 डिग्री के लिए। तो ये आपको नोट करना पड़ेगा। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। देखो यहाँ पे tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ हमें इस √3 की जगह क्या करना पड़ेगा, tan 60 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, tan 60 हो गया। अब यहाँ पे सिंपली जब इक्वेट करेंगे तो ये जो एंगल है ये आपस में क्या है, इक्वल हो गए। तो 3x = 60 डिग्री हो गया। 3x क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिग्री। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, x का जो मेजर है वो कितना आ गया, 20 डिग्रीज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो देखो इस सिंपल एक टेबल से ही हम दोनों क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आपको बहुत ही कम चीज़ें याद करनी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको आंसर निकालना है। सिर्फ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, रूल है जो आपको याद करने पड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करने के लिए। तो जैसे क्वेश्चंस आगे आते रहेंगे मैं आपको समझाती जाऊँगी साथ के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, 20 डिग्री। तो अभी तक हमने 5 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगर आपको अभी तक क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें ताकि मैं इस तरीके से क्लासेस को लाती रहूं और सभी के साथ शेयर भी कर दो। बिकॉज मैथ्स में काफ़ी बच्चों को दिक्कत आ रही है, इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैं आपको गाइड करने के लिए आ गई हूँ। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए लर्नर सारथी चैनल को। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखो होता क्या है, ऐसे क्वेश्चन होते तो आसान है लेकिन यहाँ पर टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा अगर आपको सही से तरीका नहीं पता। तो मैं यहाँ आपको 2 तरीके बताऊँगी, कौन सा मुश्किल है कौन सा आसान है ये आपको देखना है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस में भी आपको वैल्यूज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे सिंपली आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर मार्क करना है। ठीक है, देखो एक तरीका तो ये होता है कि हम कैसे करते हैं क्लासेस में, हम कैसे करते थे छोटी क्लास के अंदर कि 4 2 जा 8 + 3 11। तो यहाँ हम करेंगे 11/4 प्लस में 2 3 जा 6 + 1 7/2 माइनस में 3 2 जा 6 + 1 7/3 प्लस में 5/6 और फिर लेते हैं इसका एलसीएम। अगर मैं इसका एलसीएम लेती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 24। ठीक है, अब देखो 4 के टेबल में 24 आता है 6 पे, 6 × 11 = 66। ठीक है, प्लस में 2 के टेबल में 24 आता है 12 पे, 12 7 जा कितना होता है 84 होता है। माइनस में 3 के टेबल में 24 आता है 8 पे, 8 7 जा 56 होता है। ठीक है, प्लस में 6 के टेबल में 24 आता है 4 पे, तो 4 5 जो होता है 20। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो गया 66 प्लस में 84। अब यहाँ पे माइनस में कितना आ जाएगा 6 और 5 - 2 = 3, यहाँ पर ही आ गया। ठीक है, अपॉन में 24। इसको और सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा 4 और 6 कितना हो गया 10 1 6 और 8 14 और ये हो गया 50 माइनस में 36, ये हो गया 10 - 6 4 हो गया और यहाँ पे है 4 - 3 = 1 1 और यहाँ पे हो गया 24। अब इसे और काट लो तो इसे काट लेते हैं 3 के टेबल से, 3 8 जा 24 हो गया, 3 और ये हो गया आपका 3 जा 9 हो गया और ये 24 हो गया, फिर से 3 8 जा 24 हो गया। फिर से काट लो इसको तो ये कितना हो जाएगा 2 4 जा 8 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18। तो ये 19/4 आ गया। इसके बाद देखो यहाँ पे अगर और से करेंगे डिवाइड तो हो जाएगा 4 4 जा होता है 16 और यहाँ पर 3 आ गया आपका रिमाइंडर। तो इस तरीके से हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका आंसर निकाल लिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपको दिखाई देगा। एक तरीका तो ये है ऐसे करने का, और एक इससे छोटा तरीका है, वो देखो क्या होता है। वो तरीका मुझे इससे अच्छा लगता है क्योंकि उससे क्या होता है कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है। यहाँ पे इतने बड़े बड़े नंबर्स नहीं आते हैं, आप छोटे नंबर्स में कैलकुलेशन करके जल्दी अपना आंसर निकाल सकते हो। वहाँ पर देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर 4 2 जा 8 + 3 11 ऐसे नहीं करना। अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसके अंदर मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है तो उस केस में आप ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे मैं इसको 2 3/4 को ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2 + 3/4। ये बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, सभी मिक्स्ड फ्रैक्शंस को खोल के लिख लेंगे यहाँ पर। 2 + 3/4। देखो आपको ना एग्जामिनेशन में हर एक स्टेप लिख कर नहीं करना होता है, मैं समझाने के लिए आपको करा रही हूँ, लेकिन कंपटीशन में हम हर एक स्टेप नहीं लिखते हैं, कुछ चीज़ें हमें अपने माइंड में ही करनी होती है टाइम को सेव करने के लिए, बिकॉज आपका पेपर क्या है, टाइम में आपको कंप्लीट करना होता है, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है 0.25 की, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्लस में 3 हो गया, प्लस में 1/2 हो गया, माइनस में 2 होगा, तो यहाँ पर माइनस में ही 1/3 भी होगा, है ना, प्लस में हो जाएगा 5/6। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर प्लस का 2 माइनस का 2 कट गया। अब यहाँ पर इस 3 को आप छोड़ दो, बाकी का आप निकाल लो एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पर भी एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 ही आएगा, 24 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर 4 के टेबल में 24 आता है 6 पे, 6 3 होता है 18, प्लस यहाँ पे ये होता है 12 पे आता है, इसके बाद यहाँ पे 8 पे आता है, एंड देन यहाँ पे आता है 6 4 24 होता है, और ये हो गया आपका 20। तो अब देखो आप यहाँ पे खुद देख पा रहे हो कि यहाँ पे कितने बड़े नंबर्स आए थे, यहाँ पे कितने छोटे नंबर आए, और प्लस में यहाँ पे 3 चल रहा है आपका, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, 18 प्लस में आएगा 12, और यहाँ पे आएगा प्लस में एक और चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि 20 - 8 = 12 अपॉन में 24, और यहाँ पे 3 प्लस में चल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 + 12 24 प्लस में 18। मैं आपको हर एक स्टेप दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ही ना आए, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 12 और ये हो गया 4 अपॉन में 24, यहाँ पे 3 प्लस चल रहा है। इसे आप काट लो, इसे हम काट सकते हैं, 3 के टेबल से कट जाएगा, तो ये होता है 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, 3 4 जा हो गया 12, 2 7 जा 14, और 2 4 जा 8, तो हो गया 3 + 7/4, ठीक है। ये आ गया आपका। तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 3 12, प्लस में हो गया 7, तो यहाँ पे भी 19/4 ही आएगा, ठीक है, और खोलने पे आ जाएगा 4 3/4, तो आंसर तो यही आएगा। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर कितने बड़े बड़े नंबर्स आए थे कैलकुलेट करने के लिए, और यहाँ पे कितने छोटे नंबर्स आए हैं। तो ये फ़ायदा मिलता है जब हम इसे पूरा इस तरीके से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ही करोगे तो आपको कम टाइम लगेगा आंसर निकालने में, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4 3/4, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में ऐसा वेरिएंट पक्का से आता है, ठीक है। देखो, इन अ हॉस्टल देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ फूड फॉर 280 स्टूडेंट्स फॉर 100 डेज। तो एक हॉस्टल के अंदर क्या है, 280 बच्चों का खाना है जो 100 दिनों तक चल सकता है। आफ्टर 10 डेज 80 स्टूडेंट्स लेफ्ट द हॉस्टल। 10 दिन के बाद क्या हुआ कि 80 बच्चे हॉस्टल छोड़ के चले गए। तो अब आपको बताना है कि जो बचा हुआ खाना है वो कितने दिनों तक चल जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में आता है, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले आपको ये निकालना है कि टोटल फूड कितना है, ठीक है। टोटल फूड यहाँ पर कितना है, पहले इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो निकालते हैं यहाँ पर टोटल फूड। देखो, अगर 280 स्टूडेंट 100 दिन तक खाना खा सकते हैं, मतलब टोटल फूड इतना हो गया, ठीक है। 280 बच्चे 100 दिन तक खाना खा सकते हैं, मतलब ये टोटल फूड है। अब क्या हुआ है कि 10 दिन बाद 80 बच्चे हॉस्टल छोड़ के चले गए, तो 10 दिन तक तो उन्होंने खाना खाया है ना। तो यहाँ पर देखो, फूड फॉर 10 डेज, यहाँ मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, इंग्लिश में आपको नहीं लिखना एग्जामिनेशन में, ठीक है। फूड फॉर 10 डेज, तो 10 दिन के लिए कितना खाना खाया होगा। अगर 280 बच्चे हैं और 10 दिन तक खा रहे हैं, ठीक है, तो इतना खाना उन्होंने खा लिया होगा। क्लियर हो गया। तो अब क्या करना है, आपको रिमेनिंग फूड निकालना है। रिमेनिंग फूड यहाँ पर निकाल लेंगे हम। तो रिमेनिंग फूड कैसे निकालेंगे, टोटल फूड माइनस जो हमने 10 दिन तक खाना खाया उसको माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग फूड यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे रिमेनिंग फूड निकालने के लिए टोटल फूड में से माइनस कर देंगे वो फूड जो 10 दिन तक खाया गया। तो यहाँ पर टोटल फूड क्या है, 280 है, इनटू में 100, इसमें से माइनस कर देंगे 280
इंटू में 10 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 28,000 माइनस 280, एक और 0, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0 और एक और 0, 8, 10 माइनस 8 इज़ 2, 7 माइनस 2 इज़ 5 और यहाँ पे हो गया 2, तो 25200 ये बच गया रिमेनिंग फूड। अब इस रिमेनिंग फूड को कितने लोग खाएंगे, देखो यहाँ पर 80 बच्चे छोड़ के चले गए, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अब सिर्फ 200 बच्चे बचे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में 280 बच्चे थे, 80 बच्चे 10 दिन के बाद हॉस्टल छोड़ के चले गए, तो यहाँ पे 200 बच्चे हैं। कितने दिनों तक, कितने डेज तक ये इतना खाना खा लेंगे, खाना कितना बचा है 25200, ठीक है। तो 200 बच्चे कितने दिनों में ये बचा हुआ खाना खा लेंगे, ऐसे हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट गई और यहाँ पे 2 से इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 1 जा हो गया 2, 2 2 जा हो गया 4 और यहाँ पे 2 6 जा हो गया 12, तो 126 डेज यहाँ पर आंसर आ जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। 126 डेज में इतना खाना 200 बच्चे खा लेंगे। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 7th क्वेश्चन भी कर लिया। अगर यहाँ पर कोई डाउट आया हो तो कमेंट सेक्शन इज़ अवेलेबल, वहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार मार्क कर दिया। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एजेस से क्वेश्चन पूछा गया है, तो रेशियो के अंदर एजेस से क्वेश्चन भी अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। देखो यहाँ पर क्या है, 5 years ago द एज ऑफ अ फादर वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। 5 वर्ष पहले एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र के 7 गुना थी। आफ्टर 5 years द एज ऑफ द फादर विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 वर्ष के बाद पिता की आयु उसके पुत्र के आयु की 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। अब कितने वर्ष बाद आयु जो है पिता की और जो पुत्र की आयु है उसका जो अनुपात है वो 11:5 हो जाएगा, ये निकालना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो मैं कैसे करती हूँ ये क्वेश्चन, पहले ये समझो। पहले यहाँ पर यह है फादर और यह है सन का एज का रेशियो, तो मान लो यह है प्रेजेंट टाइम। अब इस प्रेजेंट टाइम से हमें पहले 5 साल बैक में जाना है और इसके बाद 5 साल फ्यूचर में जाना है। तो 5 साल पहले मतलब 5 years ago क्या था, मैंने यहाँ -5 लगाया है एगो के लिए, -5 इज़ फॉर एगो। तो 5 साल पहले क्या था, जो फादर और सन का एज का रेशियो है वो क्या है। अब देखो यहाँ पे -5 का मतलब क्या है कि 5 years ago क्या था, तो 5 साल पहले फादर और सन के जो एज है उसका रेशियो क्या था। तो यहाँ पे लिखा है फादर वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब जो फादर है वो 7 times थे सन की एज के कॉरस्पॉन्डिंग। और अगर बात करें 5 साल बाद, तो आज से मतलब टुडे से, ये टुडे है लगा लो, ये आज है, आज से 5 साल बाद क्या है कि जो फादर की एज है वो 3 times हो जाएगी सन की एज से। मतलब जो फादर और सन के एज का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, 3:1 लगा लो यहाँ पे, ठीक है। मतलब जो भी सन की एज होगी उसका 3 times हो जाएगा फादर की एज। तो कितने सालों बाद फादर और सन की एज का रेशियो बन जाएगा 11:5। तो कैसे करते हैं ये वाले क्वेश्चन, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें रेशियो का डिफरेंस सेम करना पड़ता है। देखो यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना है, 6 है, और यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना है, 2 है, तो हमें डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, तो ये तो 7:1 ही रहेगा, लेकिन ये बन जाएगा कितना, यहाँ मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है इस तरीके से, तो यहाँ पे हो गया 9:3 हो गया, ठीक है। मैंने इस रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 3 9 और यहाँ पे 1 × 3 हो गया, तो ये बन गया। अब देखो 7 से 9 पे आप कैसे आओगे, या तो आप 7 से 9 पे आ जाओ या फिर आप 1 से 3 पे आ जाओ, दोनों में गैप सेम होगा। देखो 7 से 9 में 2 का गैप है +2 और 1 से 3 में भी 2 का गैप है। तो जब रेशियो का डिफरेंस सेम हो जाएगा 6 और 6, तो यहाँ पे जो इनका गैप है ये भी सेम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पहले मुझे यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा और फिर यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, मतलब पहले हम 5 साल आएंगे फिर और 5 साल आएंगे, तो यहाँ पर 10 साल का डिफरेंस है इन दोनों रेशियोज़ के अंदर। तो देखो 10 साल को कवर करने के लिए यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक है। तो 1 कितने के लिए आएगा, 5 के लिए आएगा, ठीक है। तो अगर 1 की वैल्यू 5 है, 1 की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 7 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 7 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 35
और यहाँ पर 1 की वैल्यू 5 है, मतलब 5 साल पहले फादर 35 साल के थे और सन 5 ईयर्स का था। अगर बात करें टुडे की तो इसमें हमें 5 साल जोड़ने पड़ेंगे टुडे में आने के लिए। तो आज के टाइम पर जो फादर है वो 40 साल के हैं और जो सन है वो है 10 साल का। ये हमने निकाल लिया आज के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। लेकिन हमें बोला गया है कि आपको 11:5 निकालना है। तो 11:5 कैसे निकालेंगे? देखो 11:5 का मतलब क्या है, अगर फादर और सन के एज का रेशियो 11:5 है तो यहाँ पर पता है हमें कि 1:5 का फैक्टर चल रहा है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो यहाँ पर जो फादर की एज है वो 55 साल है और जो बच्चे की एज है वो कितनी है, वो है 25 साल, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें मिल गया क्या, इनकी एजेस। तो अगर अभी की बात करें तो अभी फादर 40 साल के हैं और बच्चा 10 साल का है। तो कितने साल बाद फादर 55 साल के हो जाएंगे और बच्चा 25 साल का हो जाएगा? आप खुद देख लो इनमें कितना डिफरेंस है। तो 40 में अगर हम जोड़ देंगे 15 तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फादर 55 साल के हो जाएंगे और 10 में जोड़ देंगे 15 तो बच्चा भी 25 साल का हो जाएगा। मतलब 11:5 रेशियो लाने के लिए हमें 15 साल का वेट करना पड़ेगा आज की डेट से, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज का रेफरेंस लेंगे, टुडे के रेफरेंस से 11:5 तक पहुँचने के लिए 15 साल लग जाएंगे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 42। 10 नंबर का एवरेज क्या है 42, वाइल द एवरेज ऑफ 8 ऑफ दीज नंबर्स इज 45। इफ द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स आर इक्वल देन फाइंड बोथ द नंबर्स। तो यहाँ मान लेते हैं हमारे पास 10 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पे 10 नंबर है और 10 नंबर का जो एवरेज है वो क्या है 42 है। इन 10 नंबर का जो एवरेज है मतलब जो औसत है वो कितना है 42 है। और जो स्टार्टिंग के 8 नंबर है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 8 नंबर है इनका कितना एवरेज है, इनका एवरेज 45 है। और ये बोला है जो एंड में 2 नंबर बच गए वो 2 नंबर इक्वल है, मतलब अगर मान लो ये x है तो ये भी x है, सेम नंबर है दोनों। तो हमें बताना है ये दोनों नंबर्स कौन से हैं, इनको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ क्या होगी ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे समझो। अगर मान लो मैं आपको समझाती हूँ पहले यहाँ पे एवरेज। मान लो यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर है, 3 नंबर है यहाँ पर A, B और C, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर है हमारे पास, लगा लो 5 है, 6 है और 7 ले लेते हैं। इन तीनों का मुझे अगर निकालना है एवरेज तो कैसे निकालूंगी, 5 + 6 + 7 डिवाइड बाय 3 कर दूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 + 6 11 + 7 कितना हो गया 18, बाय में 3 करा तो ये कितना आ गया 6, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये इसका आ गया एवरेज। तो आप जानते हैं देखो यहाँ पर क्या है 6 हमारा एवरेज निकला है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई कर दूँ इस 3 से तो मेरे पास सम भी तो आ जाएगा ना। अगर मैं इस एवरेज को नंबर ऑफ जितने नंबर टोटल है उनसे मल्टीप्लाई कर दूँ मेरे पास सम आ जाएगा। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि सम अपॉन में टोटल कितने हैं, जब मैं सम को डिवाइड करती हूँ टोटल से तो मेरे पास क्या आता है एवरेज आ जाता है। जैसे हमने यहाँ पर देख लिया कि इनका सम किया अपॉन में टोटल नंबर कितने हैं 3, तो डिवाइड करने पे हमारे पास एवरेज 6 निकल के आ गया। अगर मैं यहाँ पर एवरेज को मल्टीप्लाई कर दूँ टोटल नंबर से तो मेरे पास सम भी तो आ जाएगा ना। तो यही आपको यूज़ करना है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं स्पेस। जस्ट अ मिनट, देखो यहाँ पे क्या है सम अपॉन में टोटल नंबर कितने हैं, पहले 10 हैं, इक्वल टू एवरेज कितना है 42। तो यहाँ पर जो 10 नंबर है उनका सम निकल गया 42 इंटू में 10, तो 10 नंबर का सम तो ये था। इसके बाद जो 8 नंबर है इनका भी एवरेज में दिया हुआ है, सम अपॉन में 8 इक्वल टू कितना है 45। तो यहाँ पर हम 8 नंबर का भी सम निकाल सकते हैं। कितना हो गया यहाँ पर 45 इंटू में 8 हो गया, ठीक है। तो अब समझो इसे यहाँ पर, एक मिनट यहाँ कर देते हैं। देखो 42 इंटू में 10 मतलब जो 10 नंबर का सम है वो क्या होगा,
जो 8 नंबर का सम है वो प्लस में 2 और नंबर्स, ठीक है। 8 नंबर तो यहाँ पे आ गए, 8 नंबर का सम तो यहाँ पर आ गया, प्लस में 2 नंबर और है, तो हमने उनको एक्स एक्स माना है, तो यहाँ पे एक्स प्लस में एक्स, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे 10 नंबर का सम हो गया ना इक्वल 8 नंबर के सम प्लस में 9th नंबर प्लस में 10th नंबर। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन। इसको हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कलर चेंज करते थोड़ा सा हम क्लियर भी कर लेते हैं स्पेस। तो यहाँ पे कितना हो गया 420 इक्वल टू, ये कितना हो गया, इसे मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, 5 8 जब 40 का 4, यहाँ 4 चला गया, ये हो गया हमारा 32 और ये हो गया 36, ठीक है, प्लस में हो गया 2x। अब यहाँ पे इसे कर दो माइनस, तो 420 माइनस 360 कितना हो गया 0, और ये हो गया 12 माइनस 6 इज 6 इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे 60 बाय में 2 इज इक्वल टू x आ गया। इट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 30, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 30 वैल्यू निकाल ली, मतलब जो 9th नंबर है वो भी 30 था और 10th नंबर भी 30 था। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इन नंबर्स को फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABC, अगर एंगल ABC कितना है 90 डिग्री है, एंगल AC भी 60 डिग्री है और AB 3 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ BC प्लस AC कितना होगा। यहाँ पे ये ऐसे है 3√3, ऐसे, ये सिंपल √3 है, ये 36 है और ये है 4√3, इस तरीके से ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर निकालेंगे। देखो कैसे करते हैं इसे, पहले यहाँ पे बनाएंगे फिगर। तो यहाँ पे फास्टली बनाते हैं एक फिगर ट्राइंगल की। देखो यहाँ पर यह है A, B और C, क्योंकि यहाँ पर एंगल ABC जो एंगल है कितना है 90 डिग्री गिवन है, इट मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और एंगल ACB कितना है 60 डिग्री है, तो एंगल ACB कितना है, ये 60 डिग्री है। आप जानते हैं कि एंगल जो होते हैं ट्राइंगल्स के अंदर, ट्राइंगल के जो एंगल होते हैं उन सभी एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। मतलब अगर ये 90 का है, ये 60 का है, तो इन्हें ऐड करेंगे तो आएगा 150। इट मीन्स ये वाला एंगल बनेगा, ये बनेगा 30 डिग्री का। ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं एक बार, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर 90, 60 एंड 30 डिग्री का आपका एंगल आ गया। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे जो AB है ये गिवन है कि ये 3 सेंटीमीटर है। हमें यहाँ पर इस BC साइड और AC साइड को ऐड करके आंसर निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर मैं sin 30 की वैल्यू निकाल लूँ, यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी। आपने ज़रूर से पढ़ा होगा छोटी क्लास के अंदर, जब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, कि हम साइन, कॉज और टेन को कैसे निकालते हैं। कैसा निकालते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे निकालते थे हम। किसके लिए, साइन कॉस और टेन। तो हम कैसे पढ़ते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इस तरीके से हम याद करते थे छोटी क्लासेस के अंदर। तो यहाँ बेसिकली क्या होता है कि साइन निकालने के लिए हम परपेंडिकुलर अपॉन करते हैं हाइपोटेनस, कॉस निकालने के लिए हम करते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन निकालने के लिए हम करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इस तरीके से हम निकालते हैं। छोटी क्लास में ऐसे ही हम याद करते थे 10th क्लास के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, साइन 30 कैसे निकालेंगे। तो साइन 30 के लिए हमें करना पड़ेगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए लेट मी चेंज द कलर। इस पर्टिकुलर एंगल के लिए देखो ये है परपेंडिकुलर और ये इसका हाइपोटेनस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पे है BC और अपॉन में बन गया AC, और बेस क्या है इसका, बेस है AB। तो हमने साइन 30 के लिए यहाँ पर ये निकाल लिया।
अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपको याद होनी चाहिए यहाँ पर। तो देखो इसके लिए मैंने आपको एक चार्ट बनवा के दिया था, उसे आपको याद करना है। तो साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पर 1/2 हो गया साइन 30 विच इज़ इक्वल टू BC अपॉन में AC। तो यहाँ पे हम इनमें से किसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ कि जो AC है वो कितना है 2 टाइम्स ऑफ BC है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर वैल्यू निकाल ली। अब मैं इसका यूज़ करके फर्दर हमारा आंसर निकालूंगी। अब देखो क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को फाइनली। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखो AB का स्क्वायर मतलब जो ये इसका क्या है परपेंडिकुलर, प्लस में बेस का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर। ऐसे करते हैं ना, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे AB का स्क्वायर, AB कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, प्लस में यहाँ पर BC का स्क्वायर, तो ये हो गया BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। तो AC कितना है 2 टाइम्स ऑफ BC, तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ BC होता है और इसका कर दिया स्क्वायर। तो इसका फ़ायदा हमें ये मिला कि हमें यहाँ पर सेम वेरिएबल्स मिल गए, यहाँ BC और यहाँ पर BC। तो यहाँ पर इवेल्युएट करना आसान हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करती तो मैं ऐसे कभी भी सॉल्व नहीं कर पाती, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 9 प्लस में BC का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे ये हो गया BC का स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे भेज दो राइट हैंड साइड में। तो 4 BC स्क्वायर माइनस 1 BC स्क्वायर है, तो 1 ही है ना, तो कितना हो गया 3 BC स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे इसे काट देंगे, 3 3 जा 9, तो 3 इक्वल्स टू BC का स्क्वायर आ गया। तो मतलब BC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, रूट में 3 आ गया, ठीक है, रूट 3 आ गई BC की वैल्यू। तो अगर BC की वैल्यू रूट 3 है तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2 इंटू BC मतलब 2√3 हो गई AC की वैल्यू। क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है BC प्लस में AC, तो इनको आपस में कर देंगे ऐड। तो BC प्लस में AC इक्वल टू √3 प्लस में 2√3। तो यहाँ पर 1√3 है, यहाँ पर 2√3 है विच इज़ इक्वल टू 3√3। तो एंड में हमारा आंसर आ गया 3√3। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन नंबर A बिल्कुल ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे इस क्लास में हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए अरिथमेटिक के। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट में आप बता सकते हैं, और अगर क्लास अच्छी लगी तो फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो क्लास पसंद आई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर लो लर्नर सारथी चैनल को, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो फर्दर PDFs के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।